वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। आज 6 जनवरी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को बाघ परिदृश्य माना जाता है? मतलब टाइगर, कहाँ पे टाइगर? लैंडस्केप का मतलब कहाँ टाइगर पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा का मैदान, तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के आसपास पाए जाते हैं, तो शिवालिक पहाड़ियाँ इस रेंज में आ जाएंगी। मध्य भारतीय परिदृश्य और पूर्वी घाट। मध्य भारतीय परिदृश्य मतलब मध्य प्रदेश का एरिया, और पूर्वी घाट में तो पता ये भी हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का पार्ट। उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में भी बिल्कुल सही। चौथा भी सुंदरबन। तो ये 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार ध्यान से सुनिए और पढ़ भी लेना। क्या है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईसीओआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, आईसीओआर अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में परिणामी वृद्धि के संबंध को दर्शाता है। आईसीओआर जितना अधिक होगा पूंजी का उत्पादन उतना ही अधिक होगी। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि विगत 10 वर्षों में आईसीओआर में पर्याप्त गिरावट हुई है। तो आप देखिए कि आईसीओआर क्या है। ये एक, अगर आप एक कैपिटल लगाते हैं, पूंजी 1% या 1 रुपया या कुछ भी एक कैपिटल बढ़ाते हैं, तो जो भी मात्रा उत्पादन की बढ़ेगी, तो यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल बढ़े आउटपुट रेशियो, तो मतलब एक रुपया लगाने, कैपिटल लगाने से आउटपुट कितना बढ़ेगा, उसी का रेशियो है। तो इसका मतलब ये निवेश कितना आप निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल सही, निवेश और आउटपुट कितना, आउटपुट जीडीपी हो जाएगा, तो उसके संबंध में को दर्शाता, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा क्या है कि आईसीओआर जितना अधिक होगा, इसका मतलब कि क्या आप जितनी भी अधिक पूंजी लगाएंगे तो उत्पादन उतना अधिक होगा, बिल्कुल गलत। आप कम से कम पूंजी लगा के अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेंगे, तो दूसरा ऑप्शन आप जैसे ही कट करेंगे तो आप सही विकल्प में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 1 3 नहीं दिया हुआ है। तो आप 2 ऑप्शन कट कर दीजिए, बी और सी में है। तब तीसरा देखिए, विगत 10 वर्षों में आईसीओआर में पर्याप्त गिरावट हुई। तो आपको लग सकता है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लेबर लॉ सुधर रहे हैं, तो इसमें होना चाहिए गिरावट, मगर फैक्ट है, फैक्ट कभी कभार कॉन्सेप्ट से नहीं मैच करता। तो फैक्ट इसका ये है कि ये गिरावट तो अभी तक 2017-18 तक हुई थी, फिर 18 से 19 के बीच में आईसीओआर थोड़ा बढ़ा है, 4.26 हो गया शायद। तो इस वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, थर्ड भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी सही है 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है, कौन से सही बताना। ठीक है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण रूप से अधिवासित नदी द्वीप है। अधिवासित का मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं। द्वीप तो बहुत होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बड़े भी होंगे, अगर वहां पे लोग रहते नहीं, तो ये पहला ऑप्शन सही है। यह भारत में एक जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया, तो बिल्कुल सही, मतलब पूरा द्वीप को हमने जिला बना दिया। तो दूसरा भी सही है। मंजुली द्वीप कहाँ पे है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में, और ये असम में पड़ता। तो असमिया नव वैष्णव संस्कृति का उद्गम स्थान, तो बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, सही बताना। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों पर लागू होते हैं, और इसमें शहरी समूह, जनगणना शहर और भारतीय रेलवे, हवाई अड्डा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नियंत्रण वाले क्षेत्र शामिल है। बिल्कुल सही कि मतलब नगर पालिका क्षेत्र के अलावा भी ये लागू कहाँ कहाँ इन जगहों पे होते हैं। ठीक है, शहरी समूह, जनगणना शहर, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे, इन पे भी लागू होते हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अच्छी तरह से लागू किया गया और 80% से अधिक कचरे को संसाधित किया जाता है। तो आप पता है पूर्वोत्तर का मतलब ये पूर्वी, ये नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर, इन राज्यों में क्या है कि इतना इनके अभी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीक इतनी अच्छी नहीं, इनको मैक्सिमम जो अपशिष्ट आता है उसको नदियों के आसपास फेंक दिया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन, क्योंकि 80% तो काफी ज्यादा डाटा दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाए गलत। तो दूसरा जैसा ही गलत होगा पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इसका मतलब तो आप नाम से ही पता चल जाएंगे, कहीं घूमने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
अब कौन से सही है, ठीक है। पहला देख लो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाज को बिना किसी अपवाद के अन्य राज्यों द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का यह अधिकार समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत संहिताबद्ध है। तीसरा ऑप्शन क्या, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। अब ध्यान से पढ़िए, पहला क्या दिया गया है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। नाम से तो पता चल रहा है मतलब आपको फ्रीडम नेविगेशन का स्वतंत्रता होना चाहिए, और लिखा भी है प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे वाले को जहाज को बिना किसी अपवाद के। तो यहाँ पे बिना किसी अपवाद के, इसका मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें रोका जा सके। मान लीजिए कोई उसकी सीमा में आ जाए या उस पर आक्रमण करने या कुछ ऐसा हो जाए तो इसको तभी नहीं रोका जा सकेगा, नहीं तो बाधित नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला गलत है। कुछ सरकमटेंस में आप रोक सकते हैं और उसको जांच कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं। तो कुछ अपनी सीमा में आने नहीं देंगे या कुछ ऐसा पुष्टि जहाँ पे आर्थिक आपकी इकोनॉमिकल जोन है तो वहां पे नहीं आने देंगे। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। आपको इसका मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र कानून अब संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत संहिताबद्ध है, बिल्कुल सही। और इसके सभी राष्ट्र नहीं पुष्टि किया तो बिल्कुल सही, दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कहते ट्रांसफैट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, ट्रांसफैट एक प्रकार की असंतृप्त वसा है। दूसरा क्या है, ट्रांसफैट की स्वाभाविक रूप से होते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तीसरा क्या, ट्रांस वसा भोजन को वांछनीय स्वाद और बनावट देते हैं। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है, हम लोग ट्रांसफैट का प्रयोग ही इस वजह से करते हैं। और ट्रांसफैट एक असंतृप्त वसा, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है प्राकृतिक रूप से उसमें हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है और उसमें जैसे वनस्पति घी हम लोग सुनते हैं, डालडा, ये सब चीज क्या असंतृप्त वसा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा असंतृप्त सही। दूसरा क्या है, स्वाभाविक रूप से भी पाया जाता, तो बिल्कुल सही है प्राकृतिक, और इसको दोनों मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों रूप में होते हैं। तो इसमें केवल नहीं लिखा है इसलिए स्वाभाविक रूप में भी होते हैं, तो बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है। ट्रांस वसा भोजन को वांछनीय स्वाद देता, तीसरा भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही बताना है। पहला कथन क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम मतलब कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो अगर ये 2006 में एक्ट बना तो इसका मतलब हम लोग इतनी देर से तो एक्ट नहीं बनाए खाद्य सुरक्षा और मानक से लेके, तो ये किसी न किसी एक्ट को प्रतिस्थापित किया होगा। तो आप रिस्क ले सकते हैं कि शायद इसी को प्रतिस्थापित किया, क्योंकि नाम भी इसके मिलता जुलता है। तो पहला ऑप्शन इसका वैसे सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के प्रभार में है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका जो भी चेयरमैन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रभार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो इसको सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी को वो इसको नियुक्त करती है, वो इसको FSSAI को रन करता है, ना कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो महानिदेशक है वो इसको रन करते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्या है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है, ठीक है, सही बताना है। अब ये पहले कौन सा सही बताना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा होस्ट और वित्त पोषित है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या है, यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में निगरानी रखता और सिफारिश करता है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसे 2009 में बनाया गया था लंदन में, जो G20 की समिट में बनाया गया था। तो ये IMF से द्वारा वित्त पोषित और IMF द्वारा होस्ट नहीं किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके नाम से पता चला जैसे स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में निगरानी रखता और सिफारिश करता। तो स्टेबिलिटी अगर किसी की स्थिरता बनाना है तो निगरानी और सिफारिश करना, ये तो अमूमन काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता, भी ये काफी न्यूज में थे। तो ये काम करते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, याद करिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया,
किसके अंदर काम करते हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? कथन क्या क्या है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के भीतर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सरगम के तहत दवा और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? ड्रग की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन तो सही है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हम लोगों मतलब हमारी सरकार ने जितने भी ड्रग या मतलब जो दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करना इसके अंदर लिखा, तो दूसरा सही हो जाएगा। पहला क्या है? केंद्रीय ये काम करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भीतर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के सरगम में दवा और चिकित्सा। तो यही जो है, यही दवा और चिकित्सा दोनों को निर्धारण उपकरणों को नियंत्रित काम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, क्या निम्नलिखित कथनों का उद्देश्य स्क्वायर योजना का सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य स्क्वायर योजना का सही वर्णन करता है? ठीक है। स्क्वायर योजना क्या है? समाज की बेहतरी के लिए विश्वसनीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रदान करना। दूसरा महासागर पूर्वानुमान और रियल एनालिसिस सिस्टम के लिए उच्च रेजोल्यूशन मॉडल विकसित करना। और मौसमी और इंट्रा मौसमी मानसून में सुधार करना। तो ये इसमें कौन सा पहला ऑप्शन सही है? क्या है स्क्वायर योजना? इसका पहला ये सही, समाज की बेहतरी के लिए एक विश्वसनीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रदान करना। ये क्या है? ये ओ स्मार्ट योजना, ओशियन स्मार्ट, मतलब ओशियन को स्मार्ट बना, इसमें स्मार्ट एनालिसिस होगी। और ये तीसरा क्या है? ये मानसून मिशन ऑफ इंडिया है, तो तीसरा है। तो ठीक है, तीनों के बारे में जानकारी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, क्या है? मन्नत पद्मनाभन कि राजनीतिक जीवन और सामाजिक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा सही है? सही बताना। उन्होंने त्रावणकोर केरल के सीपी रामास्वामी अय्यर के प्रशासन के खिलाफ में भाग लिया था। ठीक है। तो और दूसरा, उन्होंने जाति भेद के बावजूद सभी के लिए एक पारिवारिक मंदिर खोला। बिल्कुल सही। वो केरल से थे, कांग्रेस के गठन में सहायक थे, जो भारत में पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। तो बिल्कुल इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो WHO का रिप्लेस अभियान किससे संबंधित है? ये बहुत न्यूज में रहता है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को वैश्विक खाद्य आपूर्ति से हटाना, मतलब ट्रांस फैटी एसिड को धीरे धीरे करके अपनी खाद्य श्रृंखला से हटा देना। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के सभी वित्तीय सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। और दूसरा क्या है? प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में निष्पादित वित्तीय सेवाओं के संबंध में RBI और इसमें 2-3 संस्थाएं। प्राधिकरण में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में निष्पादित वित्तीय सेवाओं के संबंध में RBI की शक्ति का प्रयोग करता है। तो अब पहला ऑप्शन क्या है? फिर से ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए आर्थिक मामलों के, बिल्कुल सही है। 2020 में बनी संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, और इसे वित्त मंत्रालय के अंदर उसके आर्थिक वैधानिक विभाग द्वारा बनाया गया, तो बिल्कुल सही है। और इसमें सभी संस्थाएं मिलकर इनकी वित्तीय सेवाओं में काम करती हैं। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। IFC के प्रत्येक सदस्य RBI, IRDA तथा सेबी एपिडा से नामित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सही कौन सा? आपने पढ़ा होगा, ये SEZ को लेके बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है। और SEZ जो भी SEZ में मतलब MAT मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में SEZ में लगता है।
ठीक है, यहाँ पे छूट है तो यही ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ये गलत होगा तो ऑप्शन नंबर सी में पहुंच जाएंगे, पहला दूसरा सही है। मगर पढ़ लीजिए क्या, एसईजेड अधिनियम 2005 एसईजेड में निर्यात प्रोत्साहन और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है, बिल्कुल सही है। भारत के सभी कानून एसईजेड में लागू होते हैं जब तक, बिल्कुल सही। उसके लिए अलग से कोई नियम कानून तो बनाए गए हैं तो उनको छोड़ के या उनको लागू करके बाकी सभी जो भी नियम कानून होंगे लागू, क्योंकि कोई भी सरकार ये किसी तरह के कानून का गैप नहीं छोड़ना चाहते, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन।